हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। तो एज यू नो बच्चों कि अपन ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी बेसिक टर्म्स बताई थी। ध्यान है ना? कुछ अपन ने बात करी थी, बेसिक टर्म्स की बात करी थी। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था कि जो अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि अपन बायोलॉजी को पढ़ेंगे कैसे। मैंने आपको चीज बता दी कहाँ कहाँ से दुनिया है। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो आपके 11 क्लास से रिलेटेड है। थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट कर दो अब डीप पढ़ना। ठीक है। हाँ, बायोलॉजी है तो थोड़ा तो अपन चलेंगे ना, आगे की तरफ पढ़ेंगे। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें बायोलॉजी में कभी भी जोर नहीं आएगा पढ़ने, इतना तो मैं गारंटी देती हूँ। तुम हमेशा जब पढ़ोगे ना तो बिल्कुल खुश मन से पढ़ोगे कि यस आज हमें बायोलॉजी समझ में आ गई। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे नो बच्चों, कल अपन ने क्या क्या देखा था मैं अब बता देती हूँ आपको। क्या 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 देखा था। अपन ने सेल के बारे में देखा, है ना? है ना? सेल जो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक हो गई, है ना, यूकैरियोटिक हो गई। ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने देखी, सेल के बारे में देखा। ठीक है। आज अपन सेल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे बच्चों। देखो मैं अब देखो अब आपका जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट यूनिट बोल लो। अगर अपन क्लास 11th स्टार्ट करें ना, क्लास 11th पढ़ेंगे, है ना? क्लास 11th में बच्चों 5 यूनिट है। कितने यूनिट्स हैं बच्चों? 5 यूनिट्स है, जिसमें 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है ना? तो यूनिट नंबर फर्स्ट में बच्चों आपके कितने चैप्टर्स हैं? बच्चों आपके चैप्टर्स हैं आपके 4। ठीक है। जिसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो कौन सी है? डाइवर्सिटी, है ना? डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास की। ठीक है बच्चों, ये 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है। 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है ये आपकी। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इस यूनिट के अंदर अपन ये देखें, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? इस यूनिट में 4 चैप्टर्स। ठीक है। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? वो है ना, पहला जो चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। ये चैप्टर छोटा भी है और इसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, सिर्फ उन्हीं की ज्यादा अपन बात करेंगे। ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन सा है अपना? बायोलॉजिकल क्लास। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी नीट के और अदर कंपटीशन पेपर के लिए। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे बनते हैं बच्चों। ठीक है। तीसरा जो है अपना टॉपिक, तीसरा जो है अपना प्लांट किंगडम है। और जो लास्ट टॉपिक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, एनिमल किंगडम। देखा जाए तो बच्चों इस फर्स्ट यूनिट के अंदर से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरेज बताओ, इसमें से बनेंगे 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। प्लांट किंगडम में बनते हैं लगभग 3 क्वेश्चन और ब्लाइजो क्लासिफिकेशन बनते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो लगभग बना के चले तो 8 से, और इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो लगभग इससे अपने बनते हैं 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं नीट में। ठीक है। क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का मायने रखता है, तो 4 चौक 16, 16 नंबर में तो सिलेक्शन हो जाता है बच्चों, बहुत से बच्चों का बहुत मायने रखता है। तो उसको पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। पोस्टमार्टम समझते हो ना? पूरा डिटेल खोज निकालेंगे, हर एक चीज को, हर एक वर्ड को, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को घोटेंगे अपन। मेरा तो ये रूल है, मैं तो एनसीईआरटी पे ज्यादा प्रीफर करूंगी। तो कोशिश करना कि अपन एनसीईआरटी ज्यादा देखें। ठीक है। तो अपन को फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अपनी, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छी भी है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझो तो ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना है लिविंग वर्ल्ड। तो अब मैं ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है ना, ताकि एक ओवरव्यू दे दूँ। ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है ना? ओवरव्यू दे देते हैं, थोड़ा सा चर्चा ले लेते हैं ओवरव्यू का, देन उसके बाद अपन बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं। ठीक है ना? आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे अपन ने सेल पढ़ा, तो सेल में अपन ने जो सेल होती है वो 2 तरीके की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। नंबर के बिहाफ पर, है ना, बहुत ही बेसिक चीजें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे समझना। नंबर के बिहाफ पर मैं लिख देती हूँ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। हाँ, नंबर के बिहाफ पर सेल 2 टाइप्स की होती है। एक तो हो सकती है यूनिसेलुलर, बताइए तो आपको, और एक होता है मल्टी सेलुलर। कौन सा होता है बच्चा? मल्टी सेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर आपको पता है, जैसे, एक मिनट इसको साइड में। हाँ, यूनिसेलुलर क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ओनली सिंगल सेल,
केवल एक ही सेल से मिलकर बना हो, यानी उसकी एक ही सेल पूरी बॉडी यानी उसके पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करती हो, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हो। मल्टी सेल का मतलब यानी उसकी पूरी बॉडी मैनी सेल यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। ये तो बात आपको ध्यान है। अब क्वेश्चन यहाँ से ना आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से। क्वेश्चन कहाँ से आता है, एग्जाम्पल से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो आपने जो मैं नाम बताऊंगी वो नाम तो सुन के आए होंगे। चलिए इन इन नाम्स को अपन इन चैप्टर्स में इंक्लूड करेंगे सारा, ठीक है। चलो यूनिसेलर का एग्जांपल है सबसे जाना माना एग्जांपल। सबसे पहले तो बता दूं, ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सभी के सभी यूनिसेलर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की लाइन है ये आपकी, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनता है ना। सभी के सभी प्रोकैरियोट्स आपके यूनिसेलर होते हैं, ठीक है। अच्छा और देखो, आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत ही मजेदार बात और बताती हूँ, वो क्या है देखो, ठीक है। ऑल यूकैरियोट्स, ऑल यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, पहले तो ये बात और ध्यान रखो, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम क्या इनके अंदर चेंज नहीं होता, तो इनमें भी होता है, देखो कैसे। बच्चों ध्यान से देखेंगे, है ना। सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलर होंगे और सभी यूकैरियोट्स, अरे अभी पिछले लेक्चर में मैं बात करी थी, अगर कोई चीज मल्टी सेलर है तो मल्टी सेलर तब बनाएगी जब अपने आप को डेवलप्ड कर लेगा। डेवलप सेल कौन सी होती है, यूकैरियोट ही होती है, तो बात आपको पता है। लेकिन आप बोलोगे मैम कुछ सेल से बिल्कुल ध्यान है, तो कुछ सम यूकैरियोट्स, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स भी यूनिसेलर होती है। अब आप याद कैसे करोगे बच्चों, याद करो, मैंने एक बताया था, दुनिया में एक सेल आई, ये सेल है, ठीक है। तो ये सेल आई बिल्कुल बिल्कुल पुअर डेवलप थी, ये सेल कैसी थी, पुअर डेवलप थी। तो क्या मैं इसको प्रोकैरियोट बोल सकते हैं, यस मैम बिल्कुल बोल सकते हो। अब ये क्या डायरेक्ट डिवीजन कर लेगी क्या, डायरेक्ट ही अपने आप को डिवीजन कर लेगी, नहीं, अरे बच्चों पहले ही अपने आप को डेवलप्ड करेगी। तो यहाँ पर एक स्टेज ऐसी आई होगी और वो स्टेज होगी यूकैरियोट की, यानी इसने अपने आप को डेवलप्ड करा होगा। सेल तो एक ही है लेकिन इसने अपने आप को डेवलप्ड करा होगा। तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का जन्म हुआ। तो यूकैरियोट भी सिंगल सेल होती है, ये बात याद है। तो कुछ यूकैरियोट्स होते हैं बच्चों जो सिंगल सेल होते हैं, तो सम यूकैरियोट्स होते हैं, है ना, सभी, और बाकी फिर यही यूकैरियोट्स बस मल्टी सेल बनाता है। तो मल्टी सेल का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, यूकैरियोट से हुआ। यूकैरियोट का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, प्रोकैरियोट से हुआ। तो अब मुझे बताओ क्या मल्टी सेल प्रोकैरियोट्स होंगे, नहीं होंगे। प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स बनाएंगे आगे जाके, और यूकैरियोट्स ही आगे जाके आपके मल्टी सेल यानी बहुत सारी सेल यानी डिवीजन करके क्या करेंगे, आगे जाके बहुत सारी सेल्स बनाएंगे। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक काम करती हूँ, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, यूकैरियोट, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं पहले प्रोकैरियोट कौन कौन से होते हैं। प्रोकैरियोट होते हैं बच्चों बैक्टीरिया, आपको मैंने क्या बोला था, जब भी प्रोकैरियोट आ जाए तो हमारे दिमाग में भेजे में एक ही चीज आना चाहिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस दुनिया में जितने भी वो सब प्रोकैरियोट है और सबके सब सिंगल सेल होते हैं। ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो यूकैरियोटिक हो प्लस वो बहुत सारी सेल्स का बना हो, ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, वो सिंगल सेल है। तो आपका जाना माना दोस्त, आपका बहुत ही प्रिय मित्र अमीबा। अमीबा कैसा होता है बच्चों, सिंगल सेल होता है, जो एक यूकैरियोट होता है, ठीक है ना। यूकैरियोट्स है ना। दूसरा कौन है बच्चों, यूग्लिना, ठीक है। तीसरा और कौन हो सकता है, तीसरा है बच्चों कौन है, ध्यान होगा, पैरामीशियम, याद आ रहा है, ये नाम तो सुने हैं बच्चों आपने, पैरामीशियम। और एक और नाम सुन रखा होगा, अगर सुना हो तो, सुना तो होगा वैसे, ईस्ट। अब मैं आपको इनके बता देती हूँ इनके बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोट, इसके बारे में बता ही दिया मैंने। यूकैरियोट में ये चार आते हैं, तो ये चार ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके जो यूकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये तीनों तो आते हैं बच्चों प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा तो नाम सुना होगा, आगे पढ़ेंगे अपन इसको, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये तीनों किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। लेकिन ईस्ट किस में आता है बच्चों, फंजाई में। अब आप बोलेंगे मैं फंजाई तो नॉर्मली मल्टी सेलर होते हैं, बिल्कुल बच्चों, ऑलमोस्ट सभी फंजाई मल्टी सेलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट एक ऐसी फंजाई है बच्चों जो यूनिसेलुलर फंजाई कहलाती है, ये इसका एक एक्सेप्शन है फंजाई का। समझ में आया आपको, ईस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई है, और बाकी ऑलमोस्ट सभी फंजाई कैसी होती है, मल्टीसेलर। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट सभी फंजाई, ईस्ट को छोड़कर सभी फंजाई मल्टीसेलर में आ गई। उसके साथ साथ प्लांट सेल, उसके साथ साथ आपकी एनिमल सेल, तो ये सारे आपके मल्टीसेलर यूकैरियोट्स में।
क्लियर। तो ये एग्जांपल आपको, ये बहुत कॉमन है, ये चीज अगर पता नहीं होगी तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे, देखो अपन चैप्टर जो पढ़ेंगे, अपन जो चैप्टर देखेंगे, अपन जो चैप्टर ये देखेंगे, ये जो चैप्टर्स देखेंगे, इसके अंदर आपको दिक्कत आएगी फिर। तो लिविंग वर्ड के अंदर ये पढ़ेंगे, लिविंग वर्ड क्यों है, क्या क्या करा जाता है लिविंग वर्ड में, अपन क्या क्या चीज देखते हैं, कौन कौन सी स्पीशी है, स्पीशी को कैसे कंसिडर करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन करेंगे इन सभी का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। फिर इसमें अपन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें अपन एनिमल के बारे में। तो ये है अपना डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी पूरे अर्थ पर क्या क्या डाइवर्स का मतलब होता है फैलना, कितना फैला हुआ है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, अर्थ डाइवर्सिटी शो करता है, क्योंकि अर्थ की हर एक जगह पर आपकी कोई ना कोई स्पीशी तो रहती है। अगर मान लो जैसे एशिया है, तो एशिया में ही अपने स्पीशी रहती है, ऐसा तो है ही नहीं। एशिया के अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज होती है, बहुत पूरे अर्थ की ऐसी जगह है जहाँ पर अपने बहुत सारी स्पीशी रहती है, तो ये डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, नंबर के बिहाफ पर सेल कितने टाइप्स की होती है बच्चों, सेल होती है आपके दो टाइप्स की, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्लियर हुआ आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी तुमको, है मेरी राइटिंग ऐसी है, ठीक है, खराब हो गई क्या करें, वैसे ही खराब थी और खराब हो गई, ठीक है, इतनी तो समझ में आ ही जाएगी तुमको, ठीक है, ये बातें समझ में आ गया, चलो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड टॉपिक, ऑन द बेसिस, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस, कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, न्यूक्लियस कैसा है, तो उसके बिहाफ पर सेल भी दो तरीके की होती है, ठीक है ना। एक कौन सी है आपके, एक तो है आपके प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक समझ गए तो ये बिल्कुल बेसिक है ना। और एक होती है बच्चों यूकैरियोटिक, कौन सी होती है बच्चों, यूकैरियोटिक है टाबरो, कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। चलो अब बच्चों आपको मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो, ये प्रो ऐसा लिखते हैं ना, ऐसे ये मैम प्रो ऐसे होता है किसी फोन के आगे लगता है ये प्रो मैक्स, है ना, प्रो वीवो, ऐसा कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसका मतलब होता है बच्चा प्रिमिटिव, क्या होता है बच्चा इसका मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को अपन बोलते हैं एंशियंट, क्या मतलब बच्चा एंशियंट, है ना, एंशियंट पेंट नहीं एंशियंट, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है बच्चों, यू का मतलब होता है नया, बिल्कुल नया नया, बिल्कुल मॉडर्न डेवलप्ड, मॉडर्न बोल लो और न्यू बोल लो, है ना, डेवलप्ड बोल लो, ठीक है, समझ गए बात को, चलो बढ़िया, ओके मैम को समझ में आया, ये चीजें आई हमें समझ में मैम, चलिए बढ़िया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियो, बताया था पिछले लेक्चर में, क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियो, कैरियो, कैरियो के न्यूक्लियस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस के स्टडी को बोलते हैं कैरियोलॉजी, लॉजी शब्द कहीं पर भी लग जाए उसका मतलब होता है स्टडी करना, तो कहीं पर भी लॉजी लग जाए किसी के नाम के पीछे, आगे नहीं पीछे, तो स्टडी होता है। तो कैरियो का मतलब स्टडी होता है, सेम एजुअल यहाँ पर भी कैरियो का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, इकाई होवे है, न्यूक्लियस होवे है, ठीक है, समझ में आया। अब सुनो, अब क्या मतलब इसको देख के क्या पता चला, यानी ये वो सेल होगी, यानी ये वो सेल होगी, ऐसे बोलते हैं ना, कौन बोलता है, राजेश खन्ना बोलता शायद, मैंने कौन बोलता है देखो, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होगी बच्चों जिसमें न्यूक्लियस तो होगा लेकिन प्रिमिटिव टाइप का होगा, मान लो ये छोटा छोटा डॉट बना देती हूँ, यानी न्यूक्लियस तो होगा लेकिन एक प्रिमिटिव टाइप का होगा, बिल्कुल प्रिमिटिव, बिल्कुल मतलब डेवलप्ड नहीं है ज्यादा, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, ठीक है। तो ऐसा अगर किसी सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल ज्यादा डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ये वो सेल होगी, प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस अच्छा खासा आपको दिखेगा, डेवलप्ड भी होगा, और आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको आप देख भी सकते हो अच्छे से, गौर 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 कर करके देख सकते हो, आप गोगल्स लगा के देख सकते हो अच्छे से। तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियस अपीयर होगा बच्चों, न्यूक्लियस देखो बच्चों क्या होता है, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा लिखने में आ जाता, ऐसे लिख देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, खत्म कहानी बस। लेकिन बच्चों एक मजेदार बात बताऊं, ऐसी कोई सी सेल नहीं होती जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब नॉर्मली जो सेल होती है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, भले वो सेल प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक, क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। बस फर्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस बिल्कुल अंडर डेवलप होता है, पुअर डेवलप्ड होता है, और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है, बस फर्क इतना है। अब आप बोलोगे मैम
फिर हमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब तो हमें प्रोकैटिक में तो दिखता ही नहीं है। क्योंकि बच्चों पता है इसका क्या कारण है? चलो मैं आपको इसका रीजन समझाती हूँ, एक बड़ा सा मजेदार सा रीजन है इसका। ये जब है ना, मान लो जैसे ये है अपने पास, इसको भी आप माइक्रोस्कोप में देखो, इसको भी माइक्रोस्कोप में देखो। इसमें जब माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको न्यूक्लियस दिखेगा ही नहीं, और इसमें जब माइक्रोस्कोप में देखोगे इसमें न्यूक्लियस बहुत अच्छा खासा दिखेगा। तब तो आप ये बोलोगे कि मैम इसमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें तो है ही नहीं। आप तो यही बोलोगे ना। तो पहले जब साइंटिस्ट थे ना, तो उन्होंने यही चीज दी थी पहले पहले, जब उन्होंने समझाया था तब यही चीज बताई थी कि प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्चुअली में जब बाद में और ज्यादा खोज होती हुई, माइक्रोस्कोप खोज हुई, तो ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, बस फर्क बस इतना है, इसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। चलो एक बार थोड़ा इसको देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, कुछ समझ तो टर्म समझाती हूँ। देखो, किसी भी न्यूक्लियस में बच्चों, मैं डेवलप न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जब किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना बच्चों, उस न्यूक्लियस को अपन डेवलप्ड न्यूक्लियस मानते हैं। अब आ गया, मिल गया आंसर, मेरे हिसाब से अब आंसर मिल गया होगा। तो न्यूक्लियस तो इसमें भी था, न्यूक्लियस इसमें भी था, तो फिर फर्क क्या हो गया मैम? फिर आपसे फिर क्या बताओगे? तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कंडेंस करके ढक के रखती है, वो एब्सेंट होती है। और इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो अब बताओ किसमें आपको अच्छा खासा न्यूक्लियस दिखेगा? बताओ, ये वाला दिखेगा ना, इसमें ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने न्यूक्लियस को चारों तरफ से बाउंड्री लगा दी, तो बाउंड्री दिखेगी, बाउंड्री लगा दी तो ऑब्वियस सी बात है सेल में एक अच्छा से अलग से दिखेगा वो न्यूक्लियस आपको। इसलिए यूकैरियोटिक में आपको न्यूक्लियस दिखता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखता, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता तो है, लेकिन यहाँ बहुत अंडर डेवलप क्यों होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, आपने बाउंड्री नहीं लगाई, तो वो न्यूक्लियस का मटेरियल आपका इसमें बिखरा हुआ रहता है। आया समझ में? ये होता है कारण, ये होती है बात। तो अगर आपसे कोई पूछे और अगर आ रखा है क्वेश्चन बच्चों आपके आते हैं, तो क्या बताओगे? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स होती है जिनमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उस न्यूक्लियर को न्यूक्लियोइड कहते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ये न्यूक्लियोइड सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई सी भी सेल नहीं होती जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो। अगर वो सेल, मान लो यूकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, याद रखना। ऐसा होता है, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं ये सारी चीजें, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, बहुत ही ज्यादा बेसिक। अगर आप ये चीज आ गई तो कोई दिक्कत वाली, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में को यही सारी चीजें देखनी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अपन को इधर चर्चा चर्चा वगैरह करनी। ठीक है? तो सेल दो टाइप्स की थी, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। चलिए, अब आगे अपन बात करते हैं। आगे अगर जब अपन बात करें, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिए, तो अपन को आगे जब बहुत से साइंटिस्ट आएंगे, एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है R.H. विट्टेकर, अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है? कौन नाम है? R.H. विट्टेकर। इनके बारे में चर्चा करेंगे, मैं से ऊपर ऊपर से बता रही हूँ बच्चों अभी आपको। R.H. विट्टेकर ऐसे थे जिन्होंने इस दुनिया में जितनी भी स्पीशी थी उनको 5 किंगडम में बांट दिया, 5 साम्राज्य में बांट दिया। ठीक है? इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। क्या दिए इन्होंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये तो बच्चों आपके पढ़ भी रखा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ेंगे इसका पूरा पोस्टमार्टम करके। अभी तो सिर्फ मैं आपको पर्पस बता रही हूँ। ठीक है? हम्म सबसे पहला जो उन्होंने किंगडम बनाया वो था अपने मोनेरा। ठीक है? दूसरा था बच्चों प्रोटिस्टा। तीसरा था बच्चों फंजाई। ठीक है? चौथा बच्चों प्लांट, और पांचवा है बच्चों एनिमल। अब बच्चों आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये जो नाम है ना बच्चों, ये जो नाम है ना, नाम आप उल्टे सीधे नहीं लिख सकते। वाई? क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते हम वाई? क्योंकि बच्चों, R.H. विट्टेकर ने इनका क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ ये एक और चीज बताई। उन्होंने बोला कि आप कभी भी नोटिस कर लेना, किसी भी बुक में देख लेना, आपको ये लाइन वाइज ऐसे ही दिखेंगे। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है डिवीजन ऑफ लेबर। आ गई वही बात जो मैंने आपको लेक्चर में बताई थी, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी दुनिया में सबसे पहले
मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको 10 ने 100 बार बता चुकी हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही आए थे। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स और एनिमल में आते हैं बच्चों। कौन आते हैं एनिमल में? एनिमल में कौन आता है? ह्यूमन आता है। आता ही नहीं आता है? आता है ना। और ह्यूमन सबसे डेवलप्ड स्पीशी है इस पूरे अर्थ पर। ह्यूमन से डेवलप नहीं है अभी कोई भी, डेवलप्ड स्पीशी मानी जाती है। अब बताओ, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया डायरेक्ट ह्यूमन तो बनाया नहीं होगा, धीरे धीरे बनाया होगा। तो यानी बैक्टीरिया ने सबसे पहले प्रोटिस्टा बनाया, यानी मोनेरा से प्रोटिस्टा जन्म लिया, प्रोटिस्टा से फंजाई बना होगा, फंजाई ने प्लांट का निर्माण किया, और फंजाई से आगे जाके 2 स्पीशी बनी, यानी फंजाई की वो स्पीशी जो खुद खाना बना सकती थी उसने तो प्लांट बना दिया, और फंजाई की वो स्पीशी जो खुद खाना नहीं बना सकती थी उसने एनिमल को जन्म दिया। समझ में आया? इसीलिए ये आप ऑर्डर हमेशा ऐसे लिखते हैं। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यानी बैक्टीरिया एक सिंपल सेल थी, बिल्कुल एक सिंगल सेल थी, सिंगल सेल से आप ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम तक गए। तो बच्चों यही तो मैंने आपको बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब होता है जब आप किसी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हो तो उसको डिवीजन ऑफ लेबर ही तो कहते हैं। तो आपने बैक्टीरिया से एनिमल की तरफ जा रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ही तो बढ़ रहे हो। कहाँ बढ़ रहे हो बबुए, कहाँ बढ़ रहे हो बच्चे? कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ही तो जा रहे हो बच्चा। तो बस यही, इसीलिए इनको तो बच्चों पहले क्या हुआ था, पहले को उल्टा सीधा थे ये सारी चीजें। तो उन्होंने क्या करा, इन पांचों को सही ढंग से रखा, और इसीलिए आज इन पांचों को अपन बिल्कुल परफेक्ट पढ़ते हैं। परफेक्ट मतलब बिल्कुल लाइन वाइज पढ़ते हैं। समझ में आया आपको? तो ये बात आपको ध्यान रखना। क्लियर? आई होप आपको चीज समझ में आई हो बच्चों। पढ़ेंगे इनके बारे में, चर्चा करेंगे, मोनेरा में क्या होता है, प्रोटिस्टा, सब चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे ऊपर बता रही हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे मेन टॉपिक यही है कि अपन इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंजाई का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन को कुछ टर्म्स, जैसे मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता देती हूँ। देखो बच्चों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सेल जो होती है, दुनिया की सबसे बड़ी सेल है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है पता होगा आपको? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, पता है ना बच्चों? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है बच्चों? कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बच्चों? माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल सेल है, होती है। क्या होती है बच्चों? इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपकी बुक में, बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं बच्चों इससे। कैसे बनते हैं मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बता देती हूँ बच्चों। देखो, आपको पता है कि सेल के अंदर एक लेयर होती है, एडिशनल लेयर होती है, एडिशनल मेम्बर, जिसका नाम है सेल वॉल। ये तो चर्चा आपको तो पता होगा। सेल वॉल हर किसी के पास नहीं पाई जाती, सेल वॉल हर एक सेल के पास नहीं होती बच्चों। कुछ कुछ सेल जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स में होती है। एनिमल सेल का एक फीचर होता है कि इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। बच्चों, बैक्टीरिया की सभी स्पीशी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। माइकोप्लाज्मा ऐसा, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया होता है जो पहले तो बहुत छोटा, दुनिया की सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। दूसरा, और इसमें ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, वो है माइकोप्लाज्मा। बाकी सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल आपको दिखेगी, ठीक है बच्चों। ये है एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, अब ये तो बात हो गई दुनिया की, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन की। अब अपन बात करते हैं बच्चों ह्यूमन की। तो ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल, ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है बच्चों? अपने स्पर्म। जो स्पर्म होता है, जो एक तरीके का मेल गैमेट होता है। क्या होता है बच्चों? मेल गैमेट। और व्हाट इज द साइन ऑफ दिस बच्चों? देखो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी कभी मेल आता है तो मेल को अपन इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल को अपन इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भी कभी मैं ऐसा साइन बना दूं, ऐसा साइन, अब इसका क्या रीजन है कि मैम इसके लिए ऐसा साइन बनता है, मेल के लिए, फीमेल के लिए प्लस साइन बनता है, ये अपन लेक्चर में देखेंगे आगे, ठीक है। सारे रीजन देखेंगे, टेंशन मत को लेना, तो है ना। और ह्यूमन लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन की लार्जेस्ट सेल पता ही चल गई होगी, ओवम। ओवम क्या होता है? ओवम होता है अपने पास फीमेल गैमेट। क्या होता है बच्चों? फीमेल गैमेट। देखो फीमेल के लिए साइन लगाया मैंने, ठीक है। तो ये साइन ध्यान रखेंगे बच्चों। हॉस्पिटल्स में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स हॉस्पिटल हो गए, उसमें जाना, वहां पर आपको ऐसे साइंस दिखेंगे हॉस्पिटल में, नॉर्मल हॉस्पिटल में भी दिख जाते हैं ऐसे साइन,
ऐसा साइन लिखा हुआ रहता है। तो अब ध्यान रखना, जब भी कभी ये साइन आपको कहीं पब्लिक प्लेस पर या कहीं पर भी दिख जाए तो इस साइन का मतलब होता है मेल और इस साइन का मतलब होता है बच्चों फीमेल। समझ में आया बच्चों? ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मतलब ऐसे तो नहीं, मतलब जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखो। आगे आप ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चन, आगे आप ये ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है? हाँ, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आ गया? तो सबसे पहले ये बात आपने करी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेल सबसे बड़ी भी होती है, सबसे छोटी भी होती है। मॉडरेट तो नॉर्मल होती है, मॉडरेट सेल अपनी यूगेटिक सेल होती है जो नॉर्मल होती है, ठीक है? तो ये बात अपने क्लियर हुआ। बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है। बच्चों क्वेश्चन आता है तो बच्चों अगर ये चीजें आप ध्यान रखोगे ना तो ज्यादा बेटर है ना। अब बेसिक है, सारी चीजें बेसिक चीजें, आई होप ये चीज आती भी होगी, आपको नहीं भी आती हो, लेकिन आप हर चीज को कोरिलेट होकर पढ़ो। कोरिलेट होकर पढ़ोगे बायोलॉजी कभी आपको हेडेक नहीं लगेगी, बल्कि हेडेक को सही करने वाला सब्जेक्ट लगेगा। हाँ, रियल में ऐसा होता है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक ही मोड रहेगा, अगर आप 11वीं क्लास में आ रहे हो अभी, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करो, एनसीईआरटी पर फोकस करो, बस उसकी लाइंस पर ध्यान दो। एनसीईआरटी की लाइन पर जितना ध्यान दोगे, आगे ड्रॉपर बैच लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 12th के साथ सिलेक्शन होगा आपको, 12th के साथ। अगर आप 11th की और एनसीईआरटी पर की लाइन पर अभी से फोकस कर लोगे तो आपका 12th के साथ सिलेक्शन होगा, गारंटी है मेरी। मतलब बायोलॉजी में मैं इतना तो गारंटी दे सकती हूँ, आप 350 प्लस स्कोर करोगे, इतनी अपन गारंटी है। विथ एडिशन, एडिशन अपन पढ़ेंगे, एडिशनल चीजें अपन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी लाइन आप बुक से पढ़ रहे हो, मैं तो खुद पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी लाइन, मैं तो सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन लिख देती हूँ, बिना एनसीईआरटी लाइन के तो काम ही नहीं चलता अपने तो यहाँ। और आप कहीं पर चल जाओ, आपको पहली प्रायोरिटी यही देनी पड़ेगी, इसको ही देनी पड़ेगी, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो बायोकेम, तब तक नहीं, क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, एडिशनल पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर ये कर लिया, इनको बैलेंस कर लिया, पूरे मार्क्स हैं आपके पूरे। और जितना मैं इजीली बोल रही हूँ ना बच्चों, आप जब अपन इसको पढ़ने लगेंगे ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब आप मुझसे बोलना कि मैम हमें ये चीज आनी रही, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। अपन खुद इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि 350 प्लस में बहुत बड़े स्कोर है, ये बहुत बड़ा स्कोर 350 प्लस, ऐसे नहीं बोल रही मैं। कॉन्फिडेंट होके अगर कोई चीज बोल रहा है, कोई टीचर बोल रहा है, आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है? मैं तो बस एक पैटर्न बता रही हूँ कि आप अगर इन चीजों को मेंटेन कर लोगे, 350 आराम से है आपके मार्क्स, आराम से। और ये चीज इसी के लिए नहीं, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी करते हो तब तो आराम से आप 600 प्लस क्रॉस करोगे बच्चों, और क्या चाहिए आपका? अगर नीट ही है सिलेक्शन, अगर आपको सिर्फ यही करना है तो बस फिर अब आपको सिर्फ एक करना है, टेंशन नको लेनी है, टेंशन नको लेनी है, डिप्रेशन नहीं लेना है। क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं बोल रही कि अभी अभी करो, मैं बोल रही हूँ कि जो भी आप चैप्टर पढ़ो अभी से ही बस एक लाइन आप ये देख लो कि बस हाँ मुझे इस लाइन को फोकस करना है। बाद में जब आप पढ़ो तो आपको बर्डन नहीं लगे वो चीज, क्योंकि बच्चे जब अपन ड्रॉप करते हैं तो उसमें क्या होता है, अपन 11th 12th दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो बच्चों को एक तो होता नहीं, दूसरा और आ जाता, तो बर्डन हो जाता, क्योंकि मैंने पहले का समझ में अच्छे से नहीं पढ़ा होता। और ज्यादातर बच्चे 11th को मजाक समझते हैं, 11th को मजाक समझते हैं बच्चों, और ऐसा होता है, मैंने भी ली थी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, फिर बाद में अकल आई कि पढ़ा कैसे जाता है। और वही चीज मैं आपको एक्सपीरियंस करके आपको बात सामने रख रही हूँ। अगर आप अभी से ही इस चीज के लिए करते हो, ये दोनों बातें ध्यान रखो। पहला, एक चीज आप अपनी, अरे तुम मस्त से खाओ पियो घूमो फिरो आराम से, मैं नहीं बोल रही कि 24 घंटे पढ़े रहो, नहीं, 6 घंटे पढ़ लो तो बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है? 3 घंटे पढ़ लो तुम रोज, लेकिन डेडिकेशन से पढ़ो कि मुझे उस 3 घंटे में इतना इफेक्टिव पढ़ना है कि अपनी जिंदगी भर याद रखो उस चीज को। अगर इस सोच से पढ़ोगे ना, तुम्हें ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने 12th के साथ सिलेक्शन लोगे, गारंटी यही है। एक बात बता, मैंने बहुत से बच्चों को देखा, बच्चों ये हम चीजें इसलिए बताते हैं, पहली बात तो ये चीजें हम इसलिए बताते हैं, हमको फेक नहीं रहे, पहली बात तो हम बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं जिनका सिलेक्शन होता है 12th के साथ, तो उनका स्ट्रेटेजी पॉइंट, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि मैम हम जब भी 11th पढ़ा हमने, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों ऐसे बताते हैं कि भले 11th पढ़े या 12th पढ़े, तो उनका यही रहता है कि मेन टॉपिक ये, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं मैम हम यही सोच के पढ़ते हैं कि ये चैप्टर नहीं, एक टॉपिक है जिससे हमें यहाँ से अगर 1000 क्वेश्चन बन गए ना तो हम 1001 क्वेश्चन करके आएंगे, उसे बोलते हैं डेडिकेशन। भले वो छोटा सा टॉपिक ही क्यों ना हो, लेकिन उस छोटे से क्वेश्चन से वो 1000 से 2000 क्वेश्चन, यानी 100 से 200 क्वेश्चन निकाल लेते हैं,
यही होता है रूल। अगर आप ये क्वेश्चंस बनाना आ गया आपको एनसीईआरटी की लाइन से, आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना सीख लोगे, इवन आप उनके सॉल्यूशन खुद ब खुद आएंगे। अगर कोई मान लो कि कोई क्वेश्चन आ भी गया, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन नहीं, आपको डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आया? मेरा तो यही मोटो है बच्चों कि मैं आपको हर एक चीज़ पैटर्न वाइज समझाऊँ, पैटर्न वाइज पढ़ेंगे, पैटर्न वाइज देखेंगे हर चीज़ को, तो अपन ये चाहे। ठीक है, क्लियर? चलो, अपन ने आज क्या देखा? तो आज अपन ने ये सारी चीज़ें देखी, किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी, सेल किस टाइप की होती है, किस किस तरीके का होता है, सेल का मैच्योरिटी फंक्शन क्या होता है, ये सब अपन ये देखेंगे। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिविंग बर्थ, तो अपन मैं इसको आपको बताऊँ, और अब मैं आपको अगले लेक्चर में और टर्म्स बताऊंगी जो अपन और पढ़ेंगे, जैसे प्लांट्स हो गया, है ना, एनिमल्स हो गई, उनकी सेल्स कैसे डिफर होती है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से, क्यों उनको डेवलप्ड कहा गया, सारी चीजें कोरिलेट करती है एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा मॉडर्न वे में। जैसे आज अपन ने थोड़ा डिटेल पढ़ा, कल थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरा तो ये कहना है, जो भी आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो, डेडिकेटेड होके पढ़ो, और अपने आप पे भरोसा रखो बच्चों। थैंक यू।